everyone. Today we are going to discuss about the chapter 11 that is maintenance of the public order and tranquility. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एपीयू प्री की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा जो बीएनएस का ये लास्ट पोर्शन बचा है। इससे पहले मैंने जो चैप्टर 13 है उसको कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें हमें सारे सेक्शंस नहीं कवर करने हैं। जो इसका पार्ट 1 है, जो भी पार्ट ए जो अनलॉफुल असेंबली है, ये हम हमारे जो सिलेबस है एपीयू का उसके अंदर नहीं है। ठीक है, पार्ट बी जो है 152 से लेके 167 तक के प्रोविजंस इसमें कवर है। तो हम वहीं से देखेंगे। सिर्फ जो एपीयू की प्री के सिलेबस में है, सिर्फ वही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 152 में क्या बोल रखा है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द न्यूसेंस। जो भी न्यूसेंस वगैरह होता है उसको रिमूव करने के लिए किस तरीके से कंडीशनल ऑर्डर देते हैं, कौन देता है उसमें। ठीक है, किसकी पावर होती है इसमें। देखो 152 1 का बोल रखा है, इसमें 1 बोल रखा है कि वेन एवर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली empowered in this behalf by the state government on receiving a report of the police officer or any other information and on taking such evidences as he think fit, considers that any unlawful obstructions or nuisance should be removed from any public place or from any way, river, canal, channels which is or may be lawfully used by the public। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी हमारे कौन हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हो गए, ठीक है, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हो गए या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, ऐसी कोई रिपोर्ट उनको मिलती है पब्लिक सर्वेंट की हो या कोई अदर इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, ठीक है, तो और उसके ऊपर कोई एविडेंसेस भी है इसके रिगार्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी रिपोर्ट उनके पास में आई है, उसके साथ में उसके एविडेंसेस भी हैं कि कोई भी क्या हो रहा है, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई न्यूसेंस हो रहा है जिसको रिमूव किया जाना चाहिए पब्लिक प्लेस से फ्रॉम एनी वे के द्वारा, जो भी रिवर चैनल्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं लॉफुली यूज किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, उसमें कुछ ऐसे न्यूसेंस वगैरह हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अनलॉफुल तरीके से। ठीक है, भी बोल रखा है दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और द मर्केंटाइज इज injurious to the health of the public comfort of the community, and that in the consequences such trade of the occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise should be removed और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। देखो सेकंड क्या बोल रखा है कि कंडक्ट ऑफ द ट्रेड, जो भी ट्रेड ऑक्यूपेशंस हो रहा है या फिर जो भी गुड्स एंड मर्केंटाइज जो होता है वो इस तरीके से इंजूरियस हो रहे हैं हेल्थ को या फिजिकल कंफर्ट, जो भी कम्युनिटी है उसको इंजूरियस हो रहे हैं उसके हेल्थ को या फिजिकल कंफर्ट को, एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस जो भी ट्रेडिशन या ऑक्यूपेशन है जैसे उसको क्या किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए उसको, या उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, जैसे कि जो भी गुड्स एंड मर्केंटाइज है उनको रिमूव किया जा सके उनको, या फिर उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो जो भी ट्रेड ऑक्यूपेशन इस तरीके का है जो कि इंजूरियस करता है किसी हेल्थ को या पब्लिक कंफर्ट को, तो उस ट्रेड ऑक्यूपेशन को या तो रिमूव कर दिया जाए या कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस ऐसे बना दिए जाए जिससे उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, सी क्या बोल रहा है दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस एज इज लाइकली टू कन्वेंच ओकेजन कॉन्फ़िगरेशंस और द एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप। देखो अब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग वगैरह में, डिस्पोजल ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस वगैरह उनका डिस्पोजल लाइकली टू, जिससे क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उनको क्या किया जाए, हमारे प्रिवेंट किया जाए, स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट क्या बोल रखा है दैट एनी बिल्डिंग टेंट द स्ट्रक्चर और एनी ट्री इन सच अ कंडीशन दैट इज लाइकली टू फॉल और देयर बाय कॉज इंजरी टू पर्सन लिविंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द नेबरहुड और पासिंग बाय, एंड दैट इन consequence of the removal, repair, support of the such building tent structures of the removal और support of the such tree as is necessary। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, कोई बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर या फिर कोई ट्री इस कंडीशन में है कि जैसे क्या हो सकता है कि उसको क्या उसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, जो भी लिविंग यहाँ पे जो भी बिजनेस कैरी कर रहे हैं, नेबरहुड में रह रहे हैं, या जो वहां से क्रॉस होकर भी जा रहे हैं, पास होकर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं वहां से, उनको क्या हो सकती है, कोई प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि जो भी रिमूवल किया जाए या रिपेयर या सपोर्ट किया जाए उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर टेंट को, जो भी बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है, उसको या तो रिपेयर किया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए वहां से, या उसके सपोर्ट में कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जिससे कि वो इंजरी कॉज नहीं हो पाए, या जो भी ट्री वगैरह उसको रिमूव या सपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, जो भी नेसेसरी हो वो सारी चीजें की जाए। ये क्या बोल रखा है दैट एनी टैंक वेल द excavations adjacent to any the such way or the public place should be fenced in such a manner as to prevent danger arising to the public। देखो कोई भी वेल हो गया, टैंक हो गया, एक्सटेंस हो गया, एजेंट कोई भी, मतलब इस तरीके से पब्लिक वे या फिर पब्लिक प्लेसेस हो गए जिनको क्या कहना चाहिए, शुड बी फेंस्ड कहना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डेंजर अगर उनसे अराइजिंग होता है पब्लिक को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एफ के बोल रखा है दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉय, कन्फाइन or otherwise disposed of, the such magistrate may make a conditional order requiring such persons causing such obstructions, nuisance or caring। देखो ये इधर तक ये है, दैट द एनी डेंजरस एनिमल है उसको डिस्ट्रॉय, कन्फाइन करना चाहिए या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो जो भी हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं,
जो भी अपने डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जो भी है मजिस्ट्रेट मे मेक अ कंडीशनल ऑर्डर। तो वो ए से लेके जो एफ तक की जो भी चीजें दे रखी है उनके रिगार्डिंग एक कंडीशनल ऑर्डर बनाएंगे, रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग द such obstructions or nuisance carrying such a tree or occupations or keeping any good merchandise or owing possession or control such building, tent, structure, substance, tank, well, excavation, excavations owing or possessing any animal or tree within the time to be fixed in the order। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि उस पर्सन के जिसके भी पोजेशन में ये सारी चीजें हैं, कोई भी एनिमल्स हो गया जो भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्री या ऑक्यूपेशन को कंट्रोल करने के हैं, जिसके पोजेशन में कोई एनिमल वगैरह है, या फिर जो भी हमारे वेल टैंक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सारे जिस जिस भी पर्सन के कंट्रोल में है ना, जैसे पर्सन का उसका पोजेशन शो हो रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, कंडीशनल ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, जो भी टाइम फिक्स किया जाएगा ऑर्डर के अंदर, उस टाइम के अंदर क्या करेगा वो जो भी पर्सन है उस पर कंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा, और विद इन द टाइम वो पर्सन जो भी टाइम मेंशन किया जाएगा उस ऑर्डर में, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या करेगा, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस है उसको रिमूव करेगा, टू डेसिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन और टू रिमूव और रेगुलेट इन सच अ मैनर एज मे बी डायरेक्टेड सच ट्री ऑक्यूपेशंस, और टू रिमूव सच गुड्स और मर्केंटाइल्स, और टू रेगुलेट द कीपिंग देयरफॉर इन सच अ मैनर एज मे बी डायरेक्टेड। ठीक है, तो जो भी हमारे रेगुलेट करेगा, जो भी हमारे ट्रेड ऑक्यूपेशन है उनको रिमूव या रेगुलेट करेंगे। ठीक है, जो भी गुड्स एंड मर्केंटाइल्स है उनको जो भी रेगुलेशन जिस भी तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से वो रेगुलेट किया जाएगा, उसको रिमूव कर, अगर रिमूव करना पड़े तो रिमूव कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्या बोल रखा है, टू प्रिवेंट एंड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, उसको स्टॉप या प्रिवेंट कर देंगे, या फिर अल्टर कर सकते हैं उसके डिस्पोजल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, रिमूव रिपेयर सपोर्ट द सच बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर्स एंड रिमूव सपोर्ट सच ट्री। ठीक है, उसको ऑर्डर देंगे कि आप या तो इसको रिमूव रिपेयर सपोर्ट कर दीजिए बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर को, और जो भी ट्री है ना उसको रिमूव या सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फेंस सच टैंक वेल एक्सकेवेशन, जो भी फेंच किए जाए इस तरीके के टैंक वेल जो भी है वो क्या किया जाए, फेंच किया जाए। ठीक है, डिस्ट्रॉय कन्फाइन डिस्पोज ऑफ सच रेंजस एनिमल, जो भी रेंजस एनिमल है उसको डिस्ट्रॉय कन्फाइन एंड डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये वो पर्सन करेगा जिसके पोजेशन में या फिर जिसके कनेक्शन में ये सारी चीजें हैं, तो उस पर्सन को ऑर्डर दिया था मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि इतने जो भी टाइम पीरियड है इसमें आप ये से सारी चीजें कर सकते हो। or if he objects so to do so to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and a place to be fixed by the order, and to show cause in such manner here and after provided by the order should not be made absolute। ठीक है, अब अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन होता है इन सारी चीजें जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया है उसके रिगार्डिंग, अगर या तो वो ये दो ही चीज हो सकती है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो सारी चीजें करेगा जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऊपर बोला है उसको, अगर लेकिन अगर वो नहीं करता है तो वो क्या करेगा, उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, या तो मजिस्ट्रेट साहब के पास हिमसेल्फ अपीयर हो सकता है, या फिर जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके सबॉर्डिनेट कोई भी है। ठीक है, जो भी टाइम फिक्स किया जाएगा ऑर्डर के अंदर, जो भी प्लेस फिक्स किया जाएगा उस टाइम पे या उस प्लेस पे क्या करेगा, वो आएगा, अपीयर होगा, एंड जो भी उसके 100 क्वेश्चन मतलब जो भी रीजन होंगे कि क्यों उसके अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर है उसको एब्सोल्यूट नहीं किया जाए, इसके रिगार्डिंग जो भी उसके रीजन होंगे उनको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, no order duly made by the magistrate under this section shall be cautioned in the caution in civil, shall be called in caution in civil courts। जो सिविल कोर्ट्स जो होते हैं उसमें अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे जो भी मजिस्ट्रेट साहब ने इस सेक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर दिया है ना उसको क्या नहीं किया जाएगा, कॉल क्वेश्चन करने के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोल रखी है, पब्लिक प्लेस इंक्लूड आल्सो द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट कैंपिंग ग्राउंड्स एंड द ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर द सैनिटरी और द रिक्रिएटिव पर्पसेस। मतलब पब्लिक प्लेसेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट जिनको इंक्लूड करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, या फिर जो भी कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, या जो भी ग्राउंड जो अनऑक्युपाइड छोड़ दिए जाते हैं फॉर द सैनिटरी पर्पसेस के लिए, रिक्रिएटिव पर्पसेस के लिए, वो सारी प्लेसेस किसमें किसमें कवर होते हैं, हमारे पब्लिक प्लेस के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो 153 में क्या बोल रखा है, सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द ऑर्डर। जो नोटिस हमारे जो भी मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया है, जो भी ऑर्डर दे दिया है, अब उसका सर्विस किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज मेड। जिस पर्सन के अगेंस्ट में उस ऑर्डर को बनाया गया है उसके उस पर्सन को कैसे किया जाएगा, वो सर्व्ड ऑन पर्सन अगेंस्ट होम, उस पर्सन को सर्व किया जाएगा इन द मैनर हियर एंड प्रोवाइडेड फॉर द सर्विस ऑफ समन। जिस तरीके से हम सर्विस करते हैं ना, समन की सर्विसेज करते हैं, उसी तरीके से उस ऑर्डर को भी क्या किया जाएगा, सर्व किया जाएगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में उस ऑर्डर को मेड किया गया है। सेकंड क्या बोलता है, इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड, उस तरीके से अगर उसको सर्व नहीं किया गया, देन इट शैल बी नोटिफाइड बाय द प्रोक्लेमेशन और बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच अ मैनर एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स डायरेक्ट, एंड a copy thereof shall be stuck up at such places or the place or the places as may be fittest for the conveying द इन्फॉर्मेशन टू द सच पर्सन। देखो अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे समन की सर्विसेज होती है, इस तरीके से अगर वो सर्व नहीं होता है तो ये नोटिफाइड किया जाएगा प्रोक्लेमेशन के द्वारा, एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा नोटिफाई किया जा सकता है उस पर्सन को। ठीक है, भाई या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं हम, उस मैनर के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है, रूल्स के द्वारा डायरेक्ट करता है, एंड जो भी हमने प्रोक्लेमेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा जो भी नोटिफाई किया है उसकी एक कॉपी क्या की जाएगी, शेल भी स्टक अप कर दी जाएगी उस प्लेस या प्लेसेस के ऊपर जो भी फिटेड होगा, जिससे हम जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इजीली उस पर्सन तक आसानी से पहुंच सके, कन्वे हो सके। ठीक है, ऐसे प्लेस पे क्या कर देंगे, हम उसको फिक्स कर देंगे, स्टक अप कर देंगे। ठीक है,
154 क्या बोल रखा है? जैसे बोल रखा है द पर्सन टू होम द ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको ओबे करेगा, या अगर ओबे नहीं करता है तो उसमें शो कॉज जो भी रीजंस वगैरह होंगे उनको शो करेगा, ठीक है। देखो 154 क्या बोल रखा है, द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर इज मेड, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर मेड किया गया है 152 के अंदर, वो क्या करेगा, परफॉर्म्स विद इन द टाइम एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर द एक्ट डायरेक्टली देयर, या तो वो परफॉर्म करेगा जितने टाइम के अंदर उसको, विद इन जो भी टाइम पीरियड दिया गया है ऑर्डर के अंदर, उतने टाइम में उसको एक्ट को क्या करेगा, जो भी ऑर्डर दिया है उसको परफॉर्म करेगा, एंड जो भी मैनर स्पेसिफाइड किया गया है उसी मैनर में, ठीक है। जो भी एक्ट डायरेक्टेड किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो एक्ट करेगा। बी बोल रखा है, या फिर अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड शो कॉज अगेंस्ट द सेम एंड सच अपीयरेंस और हियरिंग मे बी परमिटेड थ्रू द ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि या तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को, जो भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने, जो उसकी परफॉर्मेंस करेगा जैसे भी उसको डायरेक्ट किया गया उस तरीके से उस टाइम में, एंड जो भी मैनर है उस तरीके से करेगा, ठीक है। दूसरा बोल रखा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो अपीयर होगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में जो भी चीजें दे रखी होती होंगी, जो भी मीन्स दे रखे होंगे उनके थ्रू क्या करेगा, वो अपीयर होगा बिफोर द जो भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनके सामने, एंड शो कॉज अगेंस्ट द सेम, जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपने जो भी शो कॉज है, जो भी रीजंस है उनको शो करेगा कि इस वजह से मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा, ओबे नहीं करूंगा, एंड सच अपीयरेंस और हियरिंग में भी परमिटेड। अब ये जो भी अपीयरेंस है, हियरिंग है ना, ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। 155 क्या बोल रखा है, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद 154, अगर जो 154 को कंप्लाई नहीं करता है, ना तो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही अपीयर हो रहे हैं, देन पेनल्टी क्या होगी, ठीक है। देन पेनल्टी क्या होगी, 155 बोल रहा है, इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 154 डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर एंड शो कॉज, ही शैल लाइबल टू द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ इन द सेक्शंस 221 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड द ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू हुआ था 152 के अंदर, अगर वो क्या नहीं कर रहा है 154 के जो भी और जो 154 में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको क्या नहीं कर रहा है, वो ओवे नहीं कर रहा है, जैसे कि उसमें परफॉर्म करने के लिए बोला था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर अपीयर होने के लिए बोला था कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप अपने डिलीजेंस को शो करने के लिए आप अपीयर हो जाइए, तो अपीयर भी नहीं हो रहा है, तो ही शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी, तो वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा, जो कि स्पेसिफाइड की गई है हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 221 के अंदर, जो स्पेसिफाई की गई है, जहां पब्लिक सर्वेंट की डिसोबे की जाती है, जो भी ऑर्डर वगैरह होता है, समन्स वगैरह होते हैं, उनके डिसोबे करते हैं ना, उसमें पनिशमेंट दे रखी है 221 के अंदर, ठीक है। एंड जो भी ऑर्डर हो जाएगा ना, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑर्डर कैसे हो जाएगा, एब्सोल्यूट उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रोसीजर वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट इज डिनाइड। अब प्रोसीजर दे रखा है जहां पब्लिक राइट, कोई पब्लिक राइट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज होता है और उसको डिनाई कर देता है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर। देखो इसमें बोल रखा है 156 बोलता है कि वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152, कोई ऑर्डर मेड हुआ 152 के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस द डेंजर टू द पब्लिक इन द यूज ऑफ एनी वे रिवर चैनल और अ प्लेस, द मजिस्ट्रेट शेयर ऑन द अपीयरेंस बिफोर हिमसेल्फ और of the person against whom the order was made caution him as to the whether he deny the existence of any public right in respect of the way river channel or the place, and if he does so the magistrate shall before proceeding under section 157 require inquiry into the matter। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, वो पर्सन अपीयर हो चुका है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर हो चुका है, तो देखो उसमें बोल रखा है जब ऑर्डर कोई मेड हुआ है 152 के अंदर, कोई ऑर्डर मेड हो गया है, ठीक है, जिसमें कंडीशनल ऑर्डर आया है, जिसमें उसको पर्सन को क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्ट जो न्यूसेंस वगैरह उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। जो कि डेंजर हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन इन सेंस डेंजर हो रहा है किसको, पब्लिक, किसी पब्लिक वे को हो रहा है, इन द बाय यूज ऑफ एनी वे रिवर चैनल और द प्लेस, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, शेयर ऑन अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर हैज बीन मेड, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, शेयर क्वेश्चन हिम, जिस पर्सन को, जो पर्सन अपीयर हुआ है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू किया गया था, वो पर्सन अपीयर होता है तो उससे क्वेश्चन करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, क्वेश्चन हिम एज टू वेदर ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, कि क्या वो इस चीज के लिए डिनाई करता है कि यहाँ पे कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी चैनल में ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है उसने, जिस रिवर या वे को उसने ऑब्जर्व कर रखा है, तो पब्लिक जो भी, सॉरी, जो भी मजिस्ट्रेट साहब है उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका एक्ट है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, न्यूसेंस डेंजर कर रहे हो किसी भी पब्लिक वे में, तो वो क्या आपका जो भी आप ये डिनाई करते हो कि ये पब्लिक राइट नहीं है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच रिवर चैनल और द प्लेस, एंड इफ ही डज सो, और यदि अगर वो ऐसा कहते हैं, जो भी पर्सन है अगर वो ऐसा कहता है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसमें प्रोसीडिंग करने से पहले 157 के अंदर जो प्रोसीडिंग दे रखी है उसको करने से पहले वो इसमें एक इंक्वायरी करवाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, इफ इन सच इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट देयर इज अ एनी रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सच डिनायल, कि जो उस पर्सन ने पब्लिक राइट को डिनायल किया कि हाँ ये हाँ पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर जो हमने सेक्शन 1 के अंदर देखा, तो जहां वो डिनायल कर देता है किसी पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस में, और जब इंक्वायरी के बाद में मजिस्ट्रेट साहब को फाइंड होता है, ठीक है, इफ इन सच इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट देयर इज एनी रिलायबल एविडेंस, कि कोई भी वहां एक रिलायबल एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ सच डिनायल, तो ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंटिल द मैटर ऑफ द एग्जिस्टेंस सच right has been decided by the competent court,
एंड इफ ही फाइंड्स दैट देयर इज अ नो सच एविडेंस ही शैल प्रोसीड एज लेट डाउन इन सेक्शन 157। देखो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। जब मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, जब जो भी जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू हुआ था, उसने बोल दिया कि यहाँ पे कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको डिनायल कर दिया उन्होंने, ठीक है? तो मजिस्ट्रेट साहब इसमें इंक्वायरी करेंगे, ठीक है? इंक्वायरी जब वो कर रहे हैं, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस जो उन्होंने डिनाय जो उस पर्सन ने डिनायल किया है, पब्लिक राइट के अगेंस्ट में जो डिनायल किया है, उसके रिगार्डिंग कोई उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस मिलेगा या उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस मिलेगा। अगर उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस मिलता है, ठीक है? कोई भी उस डिनायल के सपोर्ट में कोई एविडेंस मिलता है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो क्या कर देंगे, स्टे कर देंगे। जो भी प्रोसीडिंग है, उसको स्टे कर देंगे जब तक कोई कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है वो डिसाइड नहीं करते उस राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में, इस मैटर के अंदर जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक वो स्टे हो जाएगी, जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है? लेकिन अगर वो फाइंड करते हैं दैट देयर इज अ नो सच एविडेंस कि वहां पे इस तरीके का कोई एविडेंस नहीं है, मतलब वो डिनायल जो है उनका बेबुनियाद है या डिनायल के सपोर्ट में कोई उसका एविडेंस शो नहीं करता है, तो वो क्या करेंगे, ही शैल प्रोसीड एज लेट डाउन इन सेक्शन 157 है जो प्रोसीजर रखा है उसके आगे जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 3 में क्या बोल रखा है, पर्सन हु हैज ऑन बीइंग cautioned by the magistrate under subsection 1 fails to deny the existence of the public right of the nature therein referred to, or who having made such denial has failed to adduce reliable evidence support thereof shall not in the subsequent proceeding be permitted to make any such denial। देखो अब जो सबसेक्शन 1 के अंदर जब उसको क्वेश्चन किया गया है ना, जब मजिस्ट्रेट साहब ने उसको क्वेश्चन किया था कि क्या आप ये चीज को एक्सेप्ट करते हो कि यहाँ पे पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसने या तो वो पर्सन क्या करता है, अगर वो फेल हो जाता है डिनाई करने में, या ठीक है, वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, या फिर वो डिनाई नहीं कर पाता है कि एग्जिस्टेंस नहीं करता पब्लिक राइट, डिनायल नहीं कर पाता है, ठीक है? या फिर और हू हैविंग मेड सच डिनायल, या उसने अगर डिनायल कर दिया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन के डिनायल, जो भी पूछा गया था कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है, तो उसने डिनायल कर दिया कि नहीं करता है, हैज फेल्ड टू एड्यूस, लेकिन वो क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है, वो कोई भी जो रिलायबल एविडेंस है अपने डिनायल के सपोर्ट में ऐसे कोई एविडेंस नहीं दे पाया है, तो शेल नॉट इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। अब जब कभी कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी ना, कोई प्रोसीडिंग चलेगी, तो उसमें उसको परमिट नहीं किया जाएगा टू मेक एनी सच डिनायल, के उस तरीके का कोई डिनायल वो कर सके, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 157 इसमें प्रोसीजर दे रखा है, देखो प्रोसीजर व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कॉज। देखो 157 क्या बोल रखा है, फर्स्ट है इसका कि इफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order under section 152 is made appear or show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in the summoned cases। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में 152 के अंदर ऑर्डर इश्यू हुआ है, ठीक है, इज मेड अपीयर, अगर वो अपीयर हो जाता है एंड शो कॉज दे देता है अगेंस्ट जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपने जो भी रीजन है उनको शो कर देता है, तो मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस हैं मजिस्ट्रेट वो सारे जो भी एविडेंसेस हैं उस केस के रिगार्डिंग मैटर के रिगार्डिंग वो सारे एविडेंसेस लेंगे और उसको समन केसेस की तरह उसको ट्रायल करेंगे, ठीक है? जो भी डील मैटर को समन केसेस की तरह डील करेंगे, जो एविडेंसेस वगैरह लिए हैं। सेकंड बोलता है इफ द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर आइदर बाय ओरिजिनल मेड और सब्जेक्ट टू द सच मॉडिफिकेशन एज कंसीडर नेसेसरी, ठीक है, इज रीजनेबल और प्रॉपर, द ऑर्डर शैल मेड बी एब्सोल्यूट विदाउट मॉडिफिकेशंस और एज द केस में बी विद सच मॉडिफिकेशन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो भी ऑर्डर 152 में दिया गया है आइदर ओरली सॉरी ओरिजिनली, जो भी ओरिजिनल ऑर्डर था 152 का, या फिर उसमें कोई और मॉडिफिकेशन वगैरह बाद में किए गए थे एज पर द पर्सन्स रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी जिस भी तरीके से मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें क्या की गई थी, या तो ओरिजिनल ऑर्डर था या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जब किए गए थे, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये रीजनेबल है एंड प्रॉपर है, जो भी ऑर्डर है वो कैसे रीजनेबल एंड प्रॉपर है, तो द ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा हमारा, एब्सोल्यूट हो जाएगा विदाउट मॉडिफिकेशन, या तो उसमें कुछ बिना कोई फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये ऑर्डर रीजनेबल प्रॉपर है तो एब्सोल्यूट हो जाएगा बस। 3 क्या बोल रखा है, इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केसेस। अब मजिस्ट्रेट साहब अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स इसमें नहीं किए जाएगी, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 19 डेज। जो भी प्रोसीडिंग है वो कब कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग टू 120 डेज, ठीक है? जिसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 120 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं, 120 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर कोई रीजनेबल कोई रीजंस हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया राइटिंग में, ठीक है? जो भी प्रोसीडिंग्स है उसका टाइम पीरियड कितना है, 90 दिन का है कि 90 दिन में उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई रीजंस वगैरह हैं तो वो 21 जो भी टाइम कितना हो जाएगा, 90 की जगह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है? 120, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 158 बोल रखा है पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन द एक्सपर्ट, ठीक है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाएगी, एक्सपर्ट्स का एग्जामिनेशन वगैरह इसके बारे में बात कर रहा है। देखो 158 क्या बोलता है, मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब 156 के अंदर जो इंक्वायरी कर रहे हैं, या जो भी 157 के अंदर क्या कर सकते हैं, वो दो चीजें करवा सकते हैं। डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक लोकल इन्वेस्टिगेशन की जाए टू बी मेड बाय द सच पर्सन एज ही थिंक फिट, ठीक है? और समन एंड एग्जामिन एक्सपर्ट्स, ठीक है? जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनको समन किया जाए, उनको एग्जामिन किया जाए।
देखो, जब 156 के अंदर इंक्वायरी कर रहे हैं या जब 157 का जो प्रोसीजर है, जब वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, ठीक है? तो वो क्या कर सकते हैं, लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं किसी पर्सन के द्वारा या फिर जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनको समन करके एग्ज़ामिन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 159 पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू फर्निश द रिटन इंस्ट्रक्शन, ठीक है? पावर है मजिस्ट्रेट साहब की कि वो रिटन इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं। 150 देखो 159 क्या बोल रखा है, इससे फर्स्ट है कि वेयर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 158, तो मजिस्ट्रेट में जब वो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब 158 के अंदर जब वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, मे फर्निश सच पर्सन्स विद सच रिटन इंस्ट्रक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस, ठीक है? तो मजिस्ट्रेट साहब उसको क्या कर सकते हैं, कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो फर्निश कर सकते हैं उस पर्सन को कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस जो भी नेसेसरी होते हैं उसके गाइडेंस के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, डिक्लेयर बाय होम द होल और एनी पार्ट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन शैल बी पेड, कि कितना उसको नेसेसरी है, एक्सपेंसेस वगैरह हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि इतना नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो कि लोकल इन्वेस्टिगेशन में क्या किया चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो भी नेसेसरी है, वो पेड किया जाएगा, उसको शैल बी पेड किया जाएगा, ठीक है? सेकंड क्या बोल रखा है, द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रीड एज एविडेंस इन द केसेस, जो भी रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे वो जब लोकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद में जो भी वो रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे उसको एज एविडेंस की तरह रीड किया जाएगा केस के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रखा है, वेयर द मजिस्ट्रेट समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 158, द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट बाय होम द कॉस्ट ऑफ द समनिंग एंड एग्जामिनेशन शैल बी पेड, ठीक है? तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी पर्सन को एक्सपर्ट्स को 158 के अंदर जब हम एग्जामिन या फिर समन करने के लिए बोल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो जो भी कॉस्ट होगा ना समनिंग का या एग्जामिन करने का, वो किसके द्वारा पे किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट साहब पे डिसाइड करेंगे, या तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में हुआ है या जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा, जो भी मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे किसके द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसका वो नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑन ऑर्डरिंग बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस, ठीक है? अगर कोई ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है या फिर उसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाता है अगर उसको डिसोबी किया जाता है तो 160 बोलता है कि व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर 157, दो जगह एब्सोल्यूट हुआ था हमारा, एक तो 155 के अंदर हुआ था एंड दूसरा हुआ था 157 के अंदर, ठीक है? द मजिस्ट्रेट शैल गिव नोटिस टू द सेम टू द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within the time to be fixed in the notice, and inform him that in the cases of the disobedience he shall be liable to the penalty provided by section 221 of the भारतीय न्याय संहिता। देखो सिंपल सी बात है कि जब किसी भी ऑर्डर को एब्सोल्यूट किया गया है 155 और 157 के अंदर, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या है, नोटिस देंगे उस पर्सन को जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर इशू हुआ है कि आप जो है उसको रिक्वायर करेंगे, दोबारा से उसको समझाएंगे कि आपको जो है ये एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर में लिखी गई है, जो भी एक्ट लिखा गया, डायरेक्ट किया गया है, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी टाइम मेंशन किया गया उसके अंदर, और उसको ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आप इस चीज़ का डिसओबे करते हो, तो आप लायबल हो जाओगे 221 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे, पेनल्टी के लिए, ठीक है? सेकंड क्या बोल रखा है, इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड विद इन द टाइम फिक्स द मजिस्ट्रेट मे कॉज इट टू बी परफॉर्म्ड एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग गुड्स और द अदर प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर or any distress and the sale of any other movable property of the such person within or without such magistrate's local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and the sale when the endorsed by the magistrate within the local whose local jurisdiction was property is to be attached is found। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड, जो भी टाइम फिक्स किया गया था उसमें अगर परफॉर्म नहीं होते, मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मे कॉज इट टू बी परफॉर्म्ड, तो मजिस्ट्रेट इसको परफॉर्म करवा सकते हैं एंड मे रिकवर कर सकते हैं जो भी कॉस्ट हुई है परफॉर्म करवाने में, तो मजिस्ट्रेट साहब खुद से परफॉर्म करवाएँगे अब उसको, ठीक है? और जो भी कॉस्ट वगैरह उसमें हुई है ना, उसको भी रिकवर करेंगे। किस तरीके से? आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग और गुड्स और अदर प्रॉपर्टी रिमूवल बाय द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर के द्वारा जिस भी बिल्डिंग को, गुड्स को, प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाना था, उसको सेल करके, या तो उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे उस चीज़ को, और बाय द डिस्ट्रेस और द सेल ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन विदिन और विदाउट सच मजिस्ट्रेट लोकल जुरिडिक्शन, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर्सन की, जो कि चाहे वो मजिस्ट्रेट साहब के लोकल जुरिडिक्शन में हो, चाहे नहीं हो, उसको सेल कर देंगे। ठीक है? उसको डिस्ट्रेस में सेल कर देंगे। एंड इफ सच ऑर्डर अदर प्रॉपर्टीज विदाउट सच जुरिडिक्शन, द कोई भी अगर और प्रॉपर्टी है उसकी जो बिना उस जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है, आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, तो ऑर्डर शेल अथराइज अटैचमेंट एंड द सेल व्हेन एंडोर्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट, तो उस प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का या सेल करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं, अथराइज कर सकते हैं, अटैच करने का मजिस्ट्रेट साहब एंडोर्स कर देंगे उस जो भी ऑर्डर है उसके ऊपर। विदिन whose local jurisdiction the property so be attached is found, मतलब जिनके जुरिडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी है वो मजिस्ट्रेट साहब एंडोर्स कर देंगे, उसपे या तो उसको अटैच किया जाएगा और उसको सेल कर दिया जाएगा, जिस भी मजिस्ट्रेट साहब के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, अटैच्ड मानी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन, जो भी सेक्शन में गुड फेथ के अंदर जो किया जाएगा ना, चीजें जो की जाएंगी उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट लाई नहीं कर सकता है, कोई भी सूट है उसके अगेंस्ट में लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है?
देखो 161 क्या बोलता है, इंजेक्शन पेंडिंग इंजरी, इंजेक्शन पेंडिंग इंजरी। देखो इसमें इंजेक्शन वगैरह इशू किए जाते हैं अगर इमीडिएट नीड होती है ना, वो जो भी ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूशन करवाने की, तो इंजेक्शन इशू करते हैं इसमें। तो 161 में सब इसका वन क्या बोल रखा है, इफ द मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 152 कंसीडर दैट इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द इमीडिएट डेंजर्स और इंजरी और द सीरियस काइंड ऑफ पब्लिक। ठीक है, कि कोई भी इमीडिएट डेंजर हो रहा है, इंजरी हो रही है सीरियस काइंड की पब्लिक को, और उसको इमीडिएट मेजर्स करने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, कंसीडर किया जाता है। तो ही में इशू कर देगा सच एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट टू द पर्सन अगेंस्ट whom the order has been issued। ठीक है, तो वो उसके क्या कर देगा, इंजेक्शन इशू करेगा उसको, ऐसे बोलेगा उसके लिए कि उसको जो भी पर्सन को जिसने ऑर्डर मेड किया उसके अगेंस्ट उसके लिए इंजेक्शन इशू किए जाएंगे एज रिक्वायर्ड टू ऑबिएट और प्रिवेंट सच डेंजर इंजरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द केस मैटर। ठीक है, इंजेक्शन किस लिए इशू किए जा रहे हैं, जिससे रिक्वायर कर रहे हैं कि जो भी डेंजर हो रहा है, इंजरी हो रही है, उसको ओबिएट या प्रिवेंट किया जा सके, जो भी खतरा है उसको रोका जा सके एंड उसको उससे कुछ बचाव किए जा सके। ठीक है, जो भी डेंजर हो रहा है, पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द केस मैटर। ठीक है, जब तक जो भी केस है वो पेंडिंग पता है, जो भी केस पेंडिंग है ना, जब तक वो डिटरमाइन नहीं होता तब तक वो ऑर्डर क्या रहेगा, जो इंजेक्शन का जो ऑर्डर है वो इनफोर्स में रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रखा है, इफ द इन द डिफॉल्ट ऑफ द सच पर्सन फोर्थ विद ओविंग सच इंजेक्शन, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, ओवे नहीं करता है जो भी ऑर्डर है इंजेक्शन का उसको, तो मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ यूज और कॉज टू बी यूज, या तो मजिस्ट्रेट खुद से उसको इस्तेमाल करेंगे या किसी अपने सबॉर्डिनेट को बोल सकते हैं, किसी ऑफिसर को बोल सकते हैं उसको यूज करने के लिए, सच मीन्स एज ही थिंक फिट टू ओबिएट और ओबिएट सच डेंजर और टू प्रिवेंट सच इंजरी। मतलब वो सारे यूज करने के लिए, वो भी मीन्स यूज करने के लिए जिससे कि क्या कर सकते हैं, उनको लगता है कि ओबिएट कर सकते हैं किसी डेंजर को, ठीक है, जो भी खतरा वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, या फिर जो भी इंजरी वगैरह है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोल रखा है कि नो नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन द गुड फेथ बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन। कोई भी चीज अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें इस सेक्शन के अंदर गुड फेथ में की गई है ना, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी सूट क्या नहीं करेगा, प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 162, इसमें बोल रखे हैं मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और द कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि अगर जो भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, लगातार वही चीजें हो रही है तो उनको क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। कौन कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, empowered by the state government or thus district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in the भारतीय न्याय संहिता 2023 और एनी स्पेशल लोकल लॉज। ठीक है, देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, एम्पावर किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा किसी पब्लिक न्यूसेंस को, जो कि हमारे भारतीय न्याय संहिता या किसी अदर स्पेशल लोकल लॉज के अंदर जो पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन किया गया है, इस तरीके का कोई भी पब्लिक न्यूसेंस को क्या नहीं करेगा, रिपीटेशन उससे कंटिन्यूअस नहीं करेंगे। ठीक है, 163 क्या बोलता है, पावर टू इश्यू ऑर्डर इन द अर्जेंट केसेस ऑफ द न्यूसेंस एंड एप्री और एप्रीहेंशन। देखो उसमें क्या बोल रखा है, देखो 163 में क्या बोलता है, इन द केसेस वेयर इज ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन और इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, सच मजिस्ट्रेट may by a written order stating the material facts of the cases and so in the manner provided by section 153 direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to the certain property in its possession management if such magistrate consider that the direction is likely to prevent or tend to prevent obstruct annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to the human life health safety or disturb the public tranquility routing or effort। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हो गए या हमारे जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हैं या जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनको लगता है कि देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, कि यहाँ पे कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, कि हमें एक ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट करता है जिससे कि हमें इस सेक्शन के अंदर प्रोसीड करना है। ठीक है, ऐसा उनको लगता है, या फिर उनको ऐसा लगता है और उनको लगता है कि इमीडिएट प्रिवेंशन एंड द स्पीडी रेमेडी इज डेरेबल। अब सफिशिएंट ग्राउंड है तो उसकी हमें क्या करवानी है, हमें इमीडिएट प्रिवेंशन करवाना है, उस ग्राउंड जो भी चीज़ है उसको इमीडिएट प्रिवेंशन करवाना है या स्पीडी रेमेडी हमें उसको अवेलेबल करवानी है। तो इसके लिए मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, मे बाय राइटिंग अ ऑर्डर, ठीक है, एक रिटन ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें उसको जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं केस के वो उसमें मेंशन किए जाएंगे एंड उसकी जो सर्विस है ना ऐसे की जाएगी जैसे 153 के अंदर जो ऑर्डर कंडीशनल ऑर्डर की सर्विस की गई थी, जैसे समन केसेस की तरह करते हैं, इस तरीके से उसकी क्या की जाएगी, उसकी सर्विस की जाएगी। अब इस ऑर्डर में क्या करना है, वो डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम एन सर्टेन एक्ट, किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी पर्टिकुलर एक्ट है ना उससे क्या रहिए, एब्सटेन रहिए, उससे दूर रहिए।
ठीक है? और टू टेक द सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और हिज मैनेजमेंट। उसको डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है या मैनेजमेंट में है, उसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर वगैरह लिया जाता है ना, उससे भी आप क्या रहिए, दूर रहिए। जैसे कि अगर मजिस्ट्रेट साहब उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर ले रहे हैं या जो भी कोई भी पर्सन है, कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह अगर ले रहा है, तो भी आप उस मामले से क्या रहिए, दूर रहिए। ठीक है? इफ सच मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जब जो भी उन्होंने ऑर्डर में दिया है कि आप सर्टेन एक्ट से दूर रहिए या फिर जो प्रॉपर्टी है उससे आप और जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर पास हुआ है उससे आप दूर रहिए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दैट द डायरेक्शंस इज लाइकली टू प्रिवेंट, कि जो भी हमने डायरेक्शन दिए वो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एंड टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंजरी टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड लॉफुली। जिस भी पर्सन को वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब जो भी पर्सन है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने के लिए बोला गया है, जो ऑर्डर किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आप इस एक्ट से दूर रहिए, जो भी आपकी प्रॉपर्टी में ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हो रही हैं उससे भी आप दूर रहिए। अगर ऐसे पर्सन को क्या हो रहा है, अगर उसको प्रिवेंट किया जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसको रोका जाता है, अनाउंस किया जाता है, उसको इंजरी की जाती है ऐसे पर्सन को, या उसकी लाइफ को डेंजर किया जाता है, हेल्थ और सेफ्टी को किया जाता है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी राउटिंग को और रेफरी को, तो क्या कर सकते हैं उसमें, उस पर्सन को डायरेक्ट कर देंगे कि आप ऐसी चीज से दूर रहिए, और जो भी हमने आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी वजह में मैनेजमेंट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपकी वजह में मैनेजमेंट में है, उसके रिगार्डिंग हमने जो भी ऑर्डर दिया है आप उससे भी दूर रहिए। तो मजिस्ट्रेट आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबसेक्शन सेकंड में क्या बोल रखा है कि एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में इन केसेस ऑफ इमरजेंसी और द केसेस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट टू द सर्विंग इन द ड्यू टाइम द नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड वी पास्ड एक्स पार्टे, कि जो भी ऑर्डर है ना, जो भी ऑर्डर मेड किया गया है सेक्शन के अंदर, वो कैसे किया जाएगा, वी पास कर दिया जाएगा एक्स पार्टे। ठीक है? किन सिचुएशन के अंदर एक्स पार्टे हो रहा है, इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, जहां इमरजेंसी है। ठीक है? तो मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये इमरजेंसी है और यहाँ उस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है, इतनी जल्दी नहीं हो सकती, उसको रिक्वायर नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सर्कमस्टांसेस इस तरीके की हैं कि जो सर्विस हो रही है ना वो ड्यू टाइम पर नहीं हो रही है। जो नोटिस वगैरह हम सर्व कर रहे हैं उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू हुआ है, उसको जो नोटिस दे रहे हैं हम ऑर्डर के रिगार्डिंग, वो जो है जो भी रीजनेबल टाइम है उसके अंदर सर्विस नहीं हो रही है, तो एक्स पार्टी का कर देंगे, ऑर्डर को इश्यू कर पास कर देंगे। थर्ड क्या बोल रखा है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू द पर्सन रिजाइडिंग द पर्टिकुलर प्लेस और एरिया और टू द पब्लिक जनरली वेयर द फ्रीक्वेंटिंग एंड विजिटिंग द पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। देखो ये ऑर्डर अब किस किस को डायरेक्ट किया जाता है, मतलब किस तरीके से किसको डायरेक्ट किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उसके लिए किया जाएगा, जो भी पर्सन क्या करता है, रिजाइड करता है पर्टिकुलर प्लेस पे और एरिया पे, उसको किया जाएगा, या फिर टू ऑल द पब्लिक जनरली जो फ्रीक्वेंटिंग विजिटिंग करते हैं पर्टिकुलर प्लेस वगैरह को, वहां किया जाएगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है? फोर में क्या बोल रखा है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शंस shall remain in force more than 4 months, सॉरी 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी ऑर्डर जो ये पास किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, वो कब तक फोर्स में रहता है, 2 महीने तक ही रहता है, उससे ज्यादा वो इन्फोर्स नहीं रहता, मतलब उससे ज्यादा की वो इनवैलिड। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी जो ऑर्डर दिया गया है सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर, वो कब तक फोर्स में रहता है, 2 महीने तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें प्रोवाइसो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर इट नेसेसरी टू डू फॉर द प्रिवेंटिंग डेंजर द लाइफ, human life, health or safety, or the preventing or route or any affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for the such further period not exceeding the sixth month from the date on which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specify in the said notification। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर राज्य सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो भी नेसेसरी है कि किसको प्रिवेंट करने के लिए जो डेंजर हो रहा है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को, या प्रिवेंट करने के लिए कोई जो राउटिंग है एफरे वगैरह हो रहा है, दंगे फसाद हो रहा है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको लगता है, तो नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं दैट जो भी ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट साहब ने पास किया ना इस सेक्शन के अंदर, वो कब तक फोर्स में रहेगा, फर्दर पीरियड कितना रहेगा उसका, नॉट एक्सीडिंग द सिक्स मंथ, 6 महीने तक क्या रहेगा, वो इन्फोर्स में रहेगा। ठीक है? फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट वुड हैव, जिस दिन से क्या किया जो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जो भी ऑर्डर वगैरह पास किया गया उस डेट से क्या रहेगा, वो 6 महीने तक एक्सीड रहेगा। ठीक है? अगर बट फॉर द सच ऑर्डर एक्सपायर्ड, अगर इस तरीके का एक्सपायर्ड जो भी इस तरीके का ऑर्डर वगैरह है, अगर ये नहीं होता या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है, तो 6 महीने से वो फिर भी कितने रहता है, 6 महीने तक ही रहता। ठीक है? जिस दिन उसको नोटिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, उस दिन से 6 महीने तक रहता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं 2 महीने एक्सपायर हो गए, देन कब से इन्फोर्स रहेगा वो, उस दिन से रहेगा जिस दिन से स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया, उस दिन से 6 महीने तक रहेगा वो। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन अग्रीव्ड रेस्काइन और अल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। देखो इसमें क्या बोल रखे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब जिन या तो खुद के आइदर हिज ओन मोशन, या तो खुद के अपने इमोशन से उनको लगता है तो, या अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, जो भी अग्रीड पर्सन है उसने एप्लीकेशन दी है, रेस्काइन अल्टर कर सकते हैं ऑर्डर को जो भी इस सेक्शन के अंदर मेड किया, या तो खुद से हिमसेल्फ कर सकते हैं, या एनी मज सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से चेंजेस कर दीजिए इसमें, या जो भी उनके अगर वो चले गए हैं उसके बाद को भी उनके जो प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन ऑफिस मतलब जो भी उनके बाद में जो भी ऑफिसर्स आए हैं मजिस्ट्रेट साहब आए वो कर सकते हैं। ठीक है? 6 क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आइदर ओन इट्स
देखो 6 में क्या बोल रखा है, द स्टेट गवर्नमेंट में आइदर ओन इट्स ओन मोशन और एन एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन अग्रीव्ड रेस्ट कैन अल्टर एनी ऑर्डर मेड बाय इट अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 4। देखो अब स्टेट गवर्नमेंट का तो केवल एक ही ऑर्डर है सेक्शन के अंदर, बाकी हमारे सारे मजिस्ट्रेट साहब के हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही ऑर्डर दिया है, कौन सा, फर्दर टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने वाला जो ऑर्डर है, ठीक है। उसमें क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या तो खुद से अगर उनको लगता है कि और टाइम की नेसेसरी है इसमें, या फिर टाइम की नीड नहीं है, जो भी उनको लगता है, या फिर एप्लीकेशन जो भी एग्रीड पर्सन है उसकी एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हैं, रेस्ट कैन अल्टर कर सकते हैं एनी ऑर्डर को, जो भी उन्होंने प्रोवाइजो सेक्शन 4 के सुपरवाइजो में जो भी ऑर्डर दिया है फर्दर टाइम को पीरियड एक्सटेंड करने के लिए, उसको क्या कर सकते हैं, रिस्काइनर अल्टर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और 6 इज रिसीव्ड, द मजिस्ट्रेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी शेल अफोर्ड टू एप्लीकेंट एन अर्लियर अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिमसेल्फ, before him or it, either in person or by the pleader or showing cause against the order, and if the magistrate or state government as the case may be reject the application wholly or partly, he or it shall record in writing reasons for the doing so। देखो जब वो एप्लीकेशन इसके सबमिट कर रहे हैं ना सेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट साहब के पास में या 6 में स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो भी एप्लीकेशन वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, शेल अफोर्ड करेंगे एप्लीकेंट को एक अर्लियर अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी जिससे वो अपीयर हो सके उनके सामने। ठीक है। आइदर इन पर्सन, या तो वो खुद से इन पर्सन हो सकता है या फिर अपने प्लीडर के द्वारा हो सकता है, उसका प्लीडर आ सकता है। ठीक है। और वो शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, और जो भी वो रीजंस वगैरह दे रहा है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है, वो उसमें दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट इफ द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर वो रिजेक्ट करते हैं उस एप्लीकेशन को होली या पार्टली, और ही और इट जो भी स्टेट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट है शेल क्या करेंगे, जो भी रिजेक्शन वगैरह कर रहे हैं ना एप्लीकेशन को पार्ट होली या पार्टली, उसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। ठीक है। रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजंस फॉर डूइंग सो, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये रीजंस क्या करेंगे वो अपने राइटिंग में मेंशन करके रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा 163 कंप्लीट हो गया। देन हम चलते हैं डिस्प्यूट एज टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डी 164। देखो उसमें क्या बोल रखा है, प्रोसीजर वेयर द डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और द वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच। ठीक है। अब वहां प्रोसीजर दे रखा है जहां डिस्प्यूट कंसर्निंग हो रहा है किसी लैंड वाटर की वजह से, जिससे क्या हो रहा है पब्लिक ब्रीच बीच जो पीस है उसका। देखो इसमें प्रोसीजर दे रखा है कि जहां डिस्प्यूट कंसर्निंग है किसी लैंड या वाटर से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस हो रही है, इस मैटर में क्या करेंगे। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि whenever the executive magistrate is satisfied from a report of the police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists concerning any land or water or any boundary thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds on of his being so satisfied and requiring the party concerned in such dispute to attend his court in person or a pleader on the specified date or time and the time, and to put a written statement of their respective claims as respects of the facts of the actual possession of the subject of the dispute। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं, जब उनको क्या मिलता है इस सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट, जब उनको कोई रिपोर्ट रिसीव हुई है किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट रिसीव हुई है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई है किसी भी तरीके से, दैट अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस, की कोई डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है। डिस्प्यूट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रही है। ठीक है। एग्जिस्ट करती है कंसर्निंग, और वो डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग है, किसी लैंड या वाटर या फिर बाउंड्रीज के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है विद इन हिज लोकल जुडिक्शन। जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके लोकल जुडिक्शन में अगर कोई वाटर लैंड या बाउंड्रीज की वजह से ब्रीच और पीस हो रहा है, इसकी रिपोर्ट कौन देते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर देते हैं या इन्फॉर्मेशन उनको किसी भी तरीके से रिसीव हो जाती है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो एक ऑर्डर पास करेंगे राइटिंग में। ठीक है। ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑन हैज बीइंग सो सेटिस्फाइड, जो भी जिस भी ग्राउंड के ऊपर वो सेटिस्फाइड हुए थे, जो भी ग्राउंड्स हैं उनको मेंशन करेंगे उसमें, एंड रिक्वायरिंग द पार्टी कंसर्न इन द डिस्प्यूट टू अटेंड द कोर्ट इन पर्सन और द प्लीडर, और जो भी पार्टीज है ना डिस्प्यूट की, ठीक है, उनको बोलेंगे कि आप अटेंड हुई है कोर्ट के अंदर, या तो इन पर्सन हुई है या फिर प्लीडर के द्वारा हुई है, ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट, जो भी वो स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट मेंशन करते हैं उसके अंदर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट के सामने, या तो इन पर्सन हो सकते हैं प्लीडर के द्वारा हो सकते हैं, एंड पुट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स एज रिस्पेक्ट टू द फैक्ट ऑफ द एक्चुअल पोजीशन और द सब्जेक्ट मैटर, और वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेंगे जिसमें वो जो भी क्लेम कर रहे हैं, जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट है, जिसमें एक्चुअल पोजीशन के बारे में जो भी चीजें चल रही हैं, वो सारे स्टेटमेंट उनको वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, उनको देने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट साहब के लिए। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन लैंड एंड वाटर इंक्लूड द बिल्डिंग्स, मार्केट, फिशरीज, crops or other produce of land and the rent or the profit of any such property। देखो इसमें बोल रखा है कि जो लैंड और वाटर है ना, सिर्फ लैंड और वाटर नहीं है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो देखो लैंड एंड वाटर इंक्लूड्स द बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड। ठीक है। जो भी बिल्डिंग्स होती है, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स हो गए, या फिर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है लैंड से, एंड द रेंट्स और द प्रॉफिट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो भी रेंट है प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है सेक्शन सेकंड के अंदर। लैंड एंड वाटर में क्या चीजें इंक्लूड की जा रही है वो सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्वड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता फॉर द सर्विस ऑफ समवन अपॉन सच पर्सन और द पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट
and at least one copy shall be published by being affixed to the some conspicuous place at or near the subject of the dispute। देखो अब इसमें बोल रखा है जो भी कॉपीज होती है ना ऑर्डर की शैल बी शब्द की जाती है इन द मैनर जो भी प्रोवाइडेड किए गए संहिता के अंदर। फॉर जिस तरीके से हम सर्विस ऑफ समन करते हैं उस तरीके से किया जाएगा जो भी पर्सन है उसके ऊपर, और पर्सन एज अ मजिस्ट्रेट जो भी पर्सन मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट करते हैं उसके ऊपर एटलीस्ट उसमें से एक कॉपी क्या की जाएगी, उसको शैल बी पब्लिश की जाएगी बाय बीइंग अफिक्स्ड। एक कॉपी उसकी अफिक्स की जाएगी टू दी सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, जो भी कॉन्स्पिशियस प्लेस है एट और नियर दैट सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो लैंड वगैरह है, जिस एरिया में डिस्प्यूट हो रहा है उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस पे क्या की जाएगी, एक कॉपी उसकी अफिक्स की जाएगी एंड कॉपी उसकी डिलीवर की जाएगी समन जिस तरीके से सर्विस होता है उसी तरीके से उस पर्सन के लिए, और जो भी पर्सन स्टेट जो मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट करते हैं उनके पर्सन को। सबसेक्शन 4 में क्या बोल रखा है, द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट रेफरेंस टू द मैरिट्स ऑफ और द क्लेम ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू अ राइट टू possess the subject of the dispute pursue the statement to put in here the parties receive all the evidences as may be produced by them, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 is possession of the subject of dispute। देखो इसमें क्या सिंपल बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी है, देखो मजिस्ट्रेट अगर विदाउट रेफरेंस टू द मैरिट्स इन द क्लेम, जो भी क्लेम है या जो भी मैरिट्स है उसको बिना कंसीडर किए, उसको बिना रेफर किए क्या कर सकता है, जो भी स्टेटमेंट पार्टीज के द्वारा किए गए हैं, ठीक है, हियर करेगा पार्टीज को, रिसीव करेगा जो भी एविडेंसेस है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर किए गए हैं उसके द्वारा, ठीक है, एंड टेक सच फर्दर एविडेंसेस, और अगर कोई फर्दर एविडेंसेस की यहाँ पे नीड है तो वो भी ले सकता है जैसे उसको ठीक लगता है, नेसेसरी लगता है, एंड इफ पॉसिबल अगर उसको पॉसिबल हो सकता है तो डिसाइड करेगा वेदर एनी ऑफ द विच ऑफ द पार्टीज, मतलब कौन सी पार्टी जिस दिन सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर पास किया था तो किस पार्टी ने उसका पोजीशन कर रखा था सब्जेक्ट और डिस्प्यूट का, ये भी क्या कर सकता है वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सिबली एंड wrongfully disappear within the 2 months next before the date on which the report of the police officer or other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को फोर्सिबली या रॉफुली डिस्पोजेस किया गया था विद इन द 2 मंथ्स, ठीक है, जो भी उनको मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट रिसीव हुई थी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने जो भी रिपोर्ट दी थी अपनी एंड जो भी इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई थी उससे 2 महीने पहले तक जिस भी पार्टी को उसमें से फोर्सिबली ये रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया था उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट से, ठीक है, और आफ्टर द डेट या फिर उस डेट के बाद में, लेकिन बिफोर द ऑर्डर जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑर्डर हुआ उससे पहले एंड जो डेट है उसके बाद में, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रिसीव हुई है उस डेट के बाद में, लेकिन जो ऑर्डर मेड हुआ है उससे पहले, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको ट्रीट करेगा जो भी जिस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया था ना, मजिस्ट्रेट साहब उस पार्टी को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वही पार्टी जिस दिन ऑर्डर दिया गया था सबसेक्शन 1 के अंदर वही पार्टी क्या की गई थी उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट को पोजेस किए हुए थी, ठीक है। देखो 5 क्या बोल रखा है, नॉट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और एनी अदर पर्सन interested from showing that no such dispute as aforesaid existed or has existed, and in such a cases the magistrate shall cancel his said order and all the further proceedings thereon shall be stayed but subject to the cancellations the order the magistrate shall subject to be the shall subsection 1 shall be final। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि नॉट विद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी, ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी प्रिक्लोड नहीं करेंगे इस सेक्शन के अंदर, क्या नहीं करेंगे, प्रिक्लोड नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को रोका नहीं जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको रिक्वायर किया गया कि उसकी अटेंडेंस की जाएगी, और कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसको क्या नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, प्रिक्लोड नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या करने से, फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट एज एफर्ट्स एग्जिस्टेड और हैज एग्जिस्टेड, ठीक है, अगर वो ये शो करता है कि ऐसा कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना ही कभी एग्जिस्ट किया था ऐसा कोई डिस्प्यूट, ठीक है, इन सच केस द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल ऑर्डर, ऐसी सिचुएशन में जहां वो ये शो कर देता है कि इस तरीके का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी ऑर्डर दिया है उसको कैंसिल कर सकते हैं एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स देयर ऑन शैल बी स्टेड, और जो भी फर्दर प्रोसीडिंग उनके द्वारा ली जाएंगी उनको स्टे कर दिया जाएगा, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू दिस कैंसलेशन, बस सब्जेक्ट टू द कैंसलेशन द ऑर्डर द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन शैल बी फाइनल। लेकिन जब वो कैंसलेशन कर रहे हैं ना उसके बावजूद भी जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है सबसेक्शन 1 के अंदर वो कैसा रहेगा, फाइनल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 6 के अंदर क्या बोल रखा है, सबसेक्शन 6 में क्लॉज ए और बी है, ठीक है, तो ए में क्या बोल रखा है, if the magistrate decide that one of the parties was or should under the proviso of the subsection 4 be treated as a being in such possession of the said subject to the dispute, he shall issue an order declaring such party to be entitled to the possession thereof till evicted until evicted therefrom in the due course of law, and forwarding all the disturbance of the such possession until such evictions, and when he proceeds under the proviso of the subsection 4 may restore the possession of the parties forcibly and wrongfully dispossessed। देखो इसमें क्या बोल रखा है,
इसमें बोल रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट साहब जो डिसाइड कर देते हैं, मतलब जिस भी एक पार्टी को मजिस्ट्रेट साहब ने अपने सबसेक्शन 1 के अंदर जिसको ट्रीट किया था कि इस पर्सन के पास में क्या है, पोजेशन है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है? जिसको माना था मजिस्ट्रेट साहब ने कि इस पार्टी पे पोजेशन है, जिस दिन उन्होंने ऑर्डर दिया था सबसेक्शन 1 के अंदर, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, वो जो पार्टी है, वो क्या की गई थी, वो सब्जेक्ट और डिस्प्यूट को पोजेस किए हुए थी, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे वो, एक ऑर्डर डिक्लेयर कर देंगे, एक ऑर्डर इश्यू करेंगे, उसमें ये डिक्लेयर करेंगे कि जो भी पार्टी उन्होंने जिसको ट्रीट किया एज़ अ पोजेशन होल्ड किए हुए, वो पार्टी क्या मानी जाएगी, एंटाइटल्ड मानी जाएगी उस पोजीशन के लिए, ठीक है? अंटिल evicted therefrom in the due course of law, जब तक उसको को लॉ के द्वारा जो भी लॉ में प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जब तक उसको एविक्ट नहीं कर दिया जाता, बेदखल नहीं कर दिया जाता, जब तक उस पार्टी का ही पोजीशन माना जाएगा, इसके रिगार्डिंग वो ऑर्डर दे देंगे, ठीक है? एंड फॉरवर्डिंग ऑल द डिस्टर्बेंस ऑफ सच पोजीशन, और जितने भी हमारे उस पोजीशन के रिगार्डिंग जितने भी डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहे हैं, उनको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे अंटिल सच एविक्शन, जब तक वो बेदखली वाला प्रोसीजर आता है, मतलब जब तक उसको एविक्ट नहीं किया था, तब तक के लिए जो भी डिस्टर्बेंस वाले जो जितने भी पोजीशन को लेके जितने भी डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहे हैं, उनको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है? एंड व्हेन दे प्रोसीड व्हेन ही प्रोसीड अंडर प्रोविसो टू द सबसेक्शन 4 मे रिस्टोर, अब जब वो सबसेक्शन 4 के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मे रिस्टोर टू द पोजीशन द पार्टी फोर्सफुली रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड, जिस पार्टी ने उसको फोर्सफुली रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है, उससे उसकी प्रॉपर्टी को क्या करवा देंगे, रिस्टोर करवा देंगे उसका पोजीशन। ठीक है? जिस भी पार्टी को फोर्सफुली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है, उसका पोजीशन क्या करवा देंगे, रिस्टोर करवा देंगे सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। बी क्या बोल रखा है, द ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पनिश पब्लिश्ड इन मैनर लेट डाउन इन सबसेक्शन 3। ठीक है, देखो जो भी ऑर्डर इसमें मेड किया गया है, उसको किस तरीके से सर्व किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, ये हमारे सबसेक्शन 3 के अंदर बोल रखा है। उसमें बोल रखा है कि 153 की जो प्रोसीडिंग होगी, उस तरीके से समन सर्व किए जाते हैं, उस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। 7 में क्या बोल रखा है, व्हेन वन पार्टी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स डाई, द मजिस्ट्रेट मे कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टी टू बी मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग एंड शैल दे अपॉन कंटिन्यू द इंक्वायरी, एंड इफ एनी क्वेश्चंस अराइज एज टू whom the legal representative of the disease party for the purpose of such proceeding is, all the persons claiming to be the representative of the disease party shall be party thereto। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी पार्टी है डिस्प्यूट की, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी कोई पार्टी है जिसने रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है या जिसको किया है, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी है, ठीक है। अब वो क्या हो जाती है, जब प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पे क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मे कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज पार्टी टू बी द मेड पार्टी टू द प्रोसीडिंग। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसका उसको क्या बनाया जाए, पार्टी बनाया जाए, इस प्रोसीडिंग के अंदर पार्टी बनाया जाए, जो हमारे डिजीज पर्सन है उसके बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके, उनको उनको क्या बनाया जाए, इस डिस्प्यूट जो मैटर चल रहा है इसमें प्रोसीडिंग के अंदर पार्टी बनाया जाए, एंड शेल दे अपॉन कंटिन्यू इंक्वायरी, और उसी के बिहाफ पे क्या करेंगे, वो इंक्वायरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू द हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ सच प्रोसीडिंग इज, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि कौन कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस डिजीज पर्सन का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज होता है प्रोसीडिंग में, ठीक है, तो ऑल द पर्सन क्लेमिंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी पर्सन क्लेम करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टी, उन सबको क्या माना जाएगा, पार्टी बना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 8 में बोल रखा है, इफ द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम is subject to the speedy of natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of the such property, and upon the completion of the inquiry, shall make such order for the disposal of the such property, or the sale proceeds thereof as he think fit। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी मजिस्ट्रेट साहब है, अगर उनको लगता है, उनका ओपिनियन ऐसा है कि जो भी क्रॉप है या जो भी प्रोसीड्स है प्रॉपर्टी के, जो भी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट की जो प्रॉपर्टी है, जिसके रिगार्डिंग कोई भी पेंडिंग क्या है, पेंडिंग चल रही है प्रोसीडिंग, उन मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उनके मजिस्ट्रेट साहब के जुरिडिक्शन में जो भी प्रोसीडिंग है उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट की, वो पेंडिंग है, ठीक है, तो जो भी क्रॉप एंड जो भी प्रोसीड है ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू दी स्पीड, अगर वो कैसे स्पीडी ऑफ नेचुरल डिके, मतलब ऐसे हैं कि जल्दी से खराब होने वाले हैं, सड़ने गड़ने वाले हैं, ठीक है, तो ही जो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ही मे मेक, तो क्या कर सकते हैं, वो एक ऐसा ऑर्डर बना सकते हैं फॉर द प्रॉपर द कस्टडी, क्या करने के लिए, उसकी प्रॉपर कस्टडी करने के लिए, एंड सेल करने के लिए, या तो उसकी प्रॉपर कस्टडी करवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, या उसकी सेल करवा सकते हैं ऑफ द सच प्रॉपर्टी, एंड अपॉन द कंप्लीशन द इंक्वायरी, जब उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, शेल मेक सच ऑर्डर फॉर द, फिर क्या करेंगे, एक कंपलसरी है कि एक ऑर्डर मेक करेंगे उसमें, एंड डिस्पोजल ऑफ कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, और जो भी सेल प्रोसीड है उसको क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको, या फिर जो भी सेल प्रोसीड है, सेल कर दिया उसके बाद में जो भी प्रोसीड्स है, उनको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं देयर ऑफ एज ही थिंक फिट, जैसा भी उनको ठीक लगता है उस तरीके से।
ठीक है। 9 में क्या बोल रखा है, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स। देखो, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, कब लगेगा ऐसा, जब कोई भी पार्टी उनके लिए एप्लीकेशन देगी इसके रिगार्डिंग, तो अगर उनको लगता है किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे इन सेक्शन के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आई है उनके सामने किसी पार्टी की, तो वो समन इश्यू कर सकते हैं किसी ऐसे विटनेस को जिसको डायरेक्ट किया जाएगा अटेंड होने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना हो या कोई थिंग्स प्रोड्यूस करनी हो, तो क्या कर सकते हैं वो समन इश्यू करवा सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टीज। ठीक है। 10 क्या बोल रखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी डेरोगेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 126। देखो, 126 ऑफ बीएनएस क्या बोल रखा है, इसमें दे रखी है कि मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, अगर किसी भी प्लेस पे क्या हो रही है, पब्लिक ब्रीच हो रहा है, पब्लिक सॉरी ब्रीच ऑफ पीस हो रही है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो हमारे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले जो ऑफेंसेस जो भी चैप्टर है, ठीक ठीक है, उसके अंदर चैप्टर 9 के अंदर जो चीजें दे रखी है ना, उसके रिगार्डिंग दे रखा है, उसमें पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास में कि अगर डिस्टर्बेंस ऑफ पीस हो रही है, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उसके अंदर। तो वही बोल रखा है कि वहां जो पावर्स दे रखी है ना, तो ये सेक्शन उन पावर्स को क्या नहीं करेगा, डेरोगेट नहीं करेगा, मतलब उन पावर्स को खत्म नहीं है, कम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 165। देखो, 165 में क्या बोल रखा है, पावर टू अटैच द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट एंड अपॉइंट अ रिसीवर। देखो, इसमें हमें क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं हम अटैच कर रहे हैं जो भी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसको अटैच कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं रिसीवर को। देखो, इसमें क्या बोल रखा है, फर्स्ट बोलता है इसमें, द मजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 164 कंसिडर द केस टू बी one of the emergency, or if he decided that none of the parties was then in such possession as is referred in to in subsection sorry to in sections 164, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such a possession of the subject of the dispute, he may attach the subject of the dispute until the competent court has determined the right of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession of the thereof। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, कब करेंगे ऐसा काम, जब वो कोई भी ऑर्डर उन्होंने पास किया 164 के सबसेक्शन 1 के अंदर, जब कोई भी ऑर्डर उन्होंने पास किया, उसके बाद अगर उनको लगता है, दो चीजें हो सकती है उसमें, तो क्या हो गई थी, उसमें अगर उनको लगता है कि पोजीशन है किसी पर्सन का, तो वो ऑर्डर दे रहे थे उस हिसाब से। लेकिन अगर उसमें लगता है कि नहीं, ये इमरजेंसी वाला केस है, बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी का पोजीशन है उसके ऊपर, ठीक है, या फिर अनेबल है सेटिस्फाई करने में कि किस पार्टी को हम उसका पोजीशन दें, जो भी डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट डिस्प्यूट है उसमें पोजीशन के लिए रिगार्डिंग वो अनेबल है, समझ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन को, तो क्या कर सकते हैं, वो अटैच कर सकते हैं सब जो भी सब्जेक्ट और डिस्प्यूट है ना, उसको अटैच करेंगे। पहली पावर क्या दे रखी है कि वो उसको अटैच कर सकते हैं। कब तक अटैच करके रखेंगे, अंटिल द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी देयर टू विद रिगार्ड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन देयर ऑफ। जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ये डिटरमाइन नहीं कर दे कि किस पर्सन का, किस पार्टी का राइट है, कौन सी पार्टी है जो एंटाइटल्ड है उस जो भी सब्जेक्ट और डिस्प्यूट है उसके पोजेशन के लिए, कौन सी पार्टी एंटाइटल है, जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है। और देखो, प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच मजिस्ट्रेट में विथड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ नो लॉन्गर एनी लाइकलीहुड ऑफ द ब्रीच ऑफ पीस विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। देखो, इसमें क्या बोल रखा है, मजिस्ट्रेट साहब विथड्रॉ कर सकते हैं अपने अटैचमेंट को, कब करेंगे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब जो ब्रीच ऑफ पीस हो रहा था ना, वो अब ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रहा, मतलब ब्रीच ऑफ पीस खत्म हो चुकी है उस और सब्जेक्ट और डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर लेंगे, अपने अटैचमेंट को विथड्रॉ कर लेंगे। सेकंड क्या बोल रखा है कि व्हेन द मजिस्ट्रेट अटैच द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट, जो भी सब्जेक्ट और डिस्प्यूट है, जब उसको मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ठीक है, अटैचेस, ही मे इफ नो रिसीवर इज रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट मेक सच अरेंजमेंट एज ही कंसीडर प्रॉपर फॉर द लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी, और इफ ही थिंक फिट अपॉइंट अ रिसीवर thereof who shall have subject to the control of the magistrate all the powers of the receiver appointed under code of civil procedure 1908। देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने प्रॉपर्टी को अटैच किया डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट को, तो वो क्या कर रहे हैं, ही में क्या कर सकते हैं, ही मेक सच एन अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें उनको ठीक लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको लुकिंग आफ्टर, उसकी देखभाल करने के लिए, तो किसको अपॉइंट कर सकते हैं, एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वो रिसीवर को कब अपॉइंट कर रहे हैं, जब सीपीसी जो भी हमारे जो सीपीसी के अंदर जो सिविल कोर्ट्स हैं उन्होंने जब कोई भी रिसीवर अपॉइंट नहीं किया है इस सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तब वो क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट जो भी अटैचमेंट किया है जिन्होंने, वो उस प्रॉपर्टी के लुकिंग आफ्टर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, अगर उनको प्रॉपर लगता है, कंसिडर करते हैं प्रॉपर, तो वो क्या करेंगे, एक रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। देयर ऑफ हु शैल हैव सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है। मतलब कंट्रोल में किसके में रहेगा, वो जो भी रिसीवर है मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन क्या है उसके पास में, हु शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जो हमारा सीपीसी के अंदर जो भी रिसीवर अपॉइंट किया जाता है उसकी जितनी पावर्स होती है ना, वही पावर सेम पावर इस रिसीवर की होंगी जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने अपॉइंट किया है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है। प्रोवाइडेड क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ द रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट द मजिस्ट्रेट में
देखो, प्रोविज़ो में क्या बोल रखा है कि अगर कोई सब्सिक्वेंटली रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया है किसके द्वारा? सिविल कोर्ट के द्वारा। देखो, इसमें बोल रखा है पहले सिविल कोर्ट ने किसी रिसीवर को अपॉइंट नहीं किया था, देन उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने अपने अकॉर्डिंग जो भी रिसीवर था उसको अपॉइंट कर दिया। अब क्या हो रहा है सिविल कोर्ट को अगर लगता है तो उन्होंने क्या कर दिया सब्सिक्वेंटली किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है इस केस के अंदर। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? शैल ऑर्डर द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम टू हैंड ओवर। जो भी अपने द्वारा अपने खुद का जो रिसीवर उन्होंने अपॉइंट किया मजिस्ट्रेट साहब ने, उसको बोलेंगे, उसको ऑर्डर देंगे कि आप जो है हैंड ओवर कर दीजिए द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट टू द रिसीवर अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट एंड शैल देयरआफ्टर डिस्चार्ज द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है? जो भी आप हैंड ओवर कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का जो भी पोजीशन है उसको किसके पास? जो भी रिसीवर हमारे सिविल कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, जो भी मैटर है उसको, जो भी पोजीशन वगैरह उसको, ठीक है? एंड देयर आफ्टर उसके बाद में क्या कर देगा वो डिस्चार्ज कर देगा अपनी ड्यूटीज़ जो भी है उसको, जिस भी रिसीवर को अपॉइंट किया गया था, उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? एंड मे मेक सच अदर इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज़ मे बी जस्ट। और जो भी उनको ठीक लगते हैं इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर, इस तरीके के ऑर्डर भी दे सकते हैं और जो भी उनको जस्ट मे बी जस्ट जो भी उनको ठीक लगता है इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है 166 इसमें बोल रखा है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज़ ऑफ द लैंड एंड वाटर। देखो, इसमें राइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? लैंड और वाटर वाले के जो डिस्प्यूट्स है वो हमने 164 के अंदर भी देखा था। उसमें बात करते हैं जनरल बात कर रहे थे कि जैसे ब्रीच ऑफ पीस हो रही है, कोई किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ बात करते हैं राइट के बारे में कि उस पर्सन किसी पर्सन का राइट है कि वो उस लैंड को, उस पर्टिकुलर वाटर को क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। अब वहाँ अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रही है तो उसके रिगार्डिंग 166 आता है। ठीक है? जहाँ राइट के बारे में बात करते हैं वह 166 है एंड जहाँ जनरल बात की जा रही है 164 आ जाएगा 164। ठीक है? देखो इसमें क्या बोल रखा है whenever an executive magistrate is satisfied from the report of the police officer or upon the information that a dispute likely to cause breach of peace existed regarding any alleged right of the user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right to be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds on of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by the pleader on the specified date and the time, and we to put in the writing, sorry, एंड टू पुट इन द रिटन स्टेटमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लेम्स। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि व्हेनेवर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कब होंगे? या तो कोई रिपोर्ट सबमिट की है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या कोई अदर इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई है किसी भी तरीके से। ठीक है? अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो भी डिस्प्यूट हो रहा है लाइकली जिससे कि क्या हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस हो रही है, वो एग्जिस्ट करता है, कोई भी डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो रही है। रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है जो भी डिस्प्यूट हो रहा है? किसके रिगार्डिंग है? कि जो भी वाटर या फिर जो लैंड है ना उसको, जो इसको यूजर है उसके राइट्स की रिगार्डिंग हो रही है कि उसको जो भी यूज कर रहा है उसका राइट है कि नहीं इसके रिगार्डिंग है। और उनके लोकल जुडिक्शन में ऐसा हो रहा है। तो वेदर सच राइट टू बी क्लेम्ड एज अ ईजमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्या जो भी राइट है उसको एज अ ईजमेंट की तरह क्लेम कर सकते हैं और अदरवाइज तो क्या कर सकते हैं? ये एक ऑर्डर पास करेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब है इस मैटर के रिगार्डिंग क्या करेंगे, एक ऑर्डर राइटिंग में एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें वो स्टेट करेंगे जो भी ग्राउंड्स है जिनके ऊपर वो सैटिस्फाइड हुए हैं, ठीक है? जो भी उनको ठीक लगते हैं वो ग्राउंड्स में मेंशन करेंगे, जो भी मटेरियल थिंग्स होंगी, ठीक है? एंड रिक्वायर करेंगे पार्टीज़ को, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है उनको अटेंड होने के लिए बोलेंगे कि आप कोर्ट में अटेंड होइए, या तो इन पर्सन आइए या अपने प्लीडर के द्वारा आइए। जो भी स्पेसिफाइड टाइम एंड जो भी उन्होंने ऑर्डर में टाइम या डेट मेंशन की है, उस पर्टिकुलर को आइए, ठीक है? एंड जो भी अपना रिटन स्टेटमेंट है उनके क्लेम के रिस्पेक्ट में वो सारे उनको रिटन स्टेटमेंट भी उनको देने पड़ेंगे, ठीक है? एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशंस लैंड एंड वाटर हैज द मीनिंग गिवन टू इट इन सबसेक्शन सेकंड ऑफ 164। देखो 164 के सबसेक्शन के अंदर दे रखी है ये चीज कि लैंड एंड वाटर में हम किस किस को चीज को इंक्लूड करेंगे, तो वहां से वही चीज हम रेफर कर लेंगे यहाँ। ठीक है? देखो सेकंड क्या बोलता है? द मजिस्ट्रेट शैल परस्यू द स्टेटमेंट सो पुट इन अंडर सबसेक्शन 1 हियर द पार्टीज रिसीव ऑल द सच एविडेंसेस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बट देम रिस्पेक्टिवली consider the effect of the such evidences, take such further evidences as if necessary, as he think necessary, under if possible decided whether the such right existed, and the provisions of the 164 shall for so far as may be apply in the cases of the inquiry। देखो इसमें क्या बोल रहा है? अगर मजिस्ट्रेट आपके करेंगे pursue the statement to put, जो भी स्टेटमेंट वगैरह दिया है ना उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है? जो भी स्टेटमेंट दिया गया पार्टीज के द्वारा अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर हियर करेंगे, पार्टीज को रिसीव करेंगे जो भी एविडेंसेस उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पार्टीज के द्वारा, एंड कंसीडर करेंगे उन एविडेंसेस का जो भी इफेक्ट होगा उसको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक है? एंड टेक सच अदर फर्दर एविडेंसेस, जो भी अगर उनको लगते हैं ठीक, तो फर्दर एविडेंसेस क्या ले लेंगे? जो कि उसके रिगार्डिंग फर्दर एविडेंसेस भी ले सकते हैं, जो पार्टीज के अलावा है, उसके अलावा भी एविडेंसेस ले सकते हैं। एज़ ही थिंक नेसेसरी, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है, तो वो डिसाइड करेंगे कि वेदर देयर एक्जिस्ट राइट, कि यहाँ पे कोई राइट एक्जिस्ट करता है क्या? ठीक है? एंड जो भी हमारे सेक्शन 164 के जो भी हमने प्रोविजन पढ़ी कि किस तरीके से इंक्वायरी की जा रही है और प्रोसीडिंग कैसे होती है, समन कैसे सर्विस होती है, वो सारे प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएँगे, जो सारे प्रोविजन है 164 के, इन केसेस के अंदर भी इंक्वायरी के लिए अप्लाई हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट सच राइट एक्जिस्ट, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि वो पर्टिकुलर राइट जिसके रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट वगैरह सारी चीजें हो रही थी
वो एग्जिस्ट करता है। तो ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद एक्सरसाइज ऑफ द सच राइट, इंक्लूडिंग इन अ प्रॉपर केसेस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ द सच राइट। देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ भाई जो भी राइट है वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या कर देंगे, एक ऑर्डर दे देंगे जिसमें वो प्रोहिबिट कर देंगे जो भी इंटरफेरेंस है जब उस राइट को एक्सरसाइज किया जा रहा है विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो जो भी उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है ना किसी के भी द्वारा, उनको प्रोहिबिट कर देंगे। इंक्लूडिंग, और उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, जो भी ऑर्डर है उसमें और क्या इंक्लूड किया जाएगा, प्रॉपर केसेस के अंदर जो भी ऑर्डर देंगे कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वो राइट को एक्सरसाइज करने में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइजर बोलता है, प्रोवाइजर दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर देयर राइट इज एक्सरसाइजेबल एट ऑल द टाइम ऑफ द ईयर्स। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी एक्सरसाइजेबल कोई भी ऑर्डर है ना, कब मेड नहीं किया जाएगा, जब वो एक साल से मतलब इतने साल में जो भी ऑल टाइम ऑफ द ईयर, जो एक साल उसको इतने सालों से क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तब वो ऑर्डर मेड नहीं किया जाएगा। अनलेस द सच राइट हैज बीन एक्सरसाइज विद इन द 3 months नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंजरी, or where there is a exercisable only a particular season or on the particular occasion, unless the right has been exercised during the last of the such season or the last of the occasion before such receipt। देखो सिंपल सी बात क्या बोल रखी है इसमें कि कोई भी ऑर्डर अगर इसमें एक्सरसाइज करना है, कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा ना, तो वो ऑर्डर तभी पास किया जा सकता है जब जिस दिन पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिसीव हुई थी, उससे 3 महीने पहले क्या किया जा रहा था, वो राइट एक्सरसाइज किया जा रहा था। ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उस दिन या जो भी रिपोर्ट तैयार की गई थी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबमिट की गई थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास में जब वो सबमिट की गई थी दोनों चीज़ें, उससे ती जस्ट 3 महीने पहले ही वो राइट किया जाना चाहिए, एक्सरसाइज किया जाना चाहिए था। या फिर कोई भी अगर वो राइट इस तरह से कोई भी राइट जब एक्सरसाइज किया जाता है कैसे किया जाता है, वो पर्टिकुलर सीजन में या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे किया जाता है, तो वो राइट भी जब भी एक्सरसाइज किया गया हो, कोई ऑर्डर जब किसी राइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो राइट तब एक्सरसाइज किया गया हो जब वो लास्ट सीजन हो या लास्ट ओकेजन हो, जिस दिन इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी गई थी, रिपोर्ट या जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मजिस्ट्रेट साहब के पास में, उस दिन से या तो 3 महीने पहले ही वो राइट एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, 3 महीने से क्या कर रहे हैं, वो राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर अगर वो पर्टिकुलर सीजन या ओकेजन में उस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो भी लास्ट सीजन लास्ट ओकेजन हुआ था ना, तब उन्होंने अपने राइट को एक्सरसाइज किया हो, तभी क्या कर सकते हैं, इस जो भी सेक्शन है, इसके अंदर ऑर्डर मेड किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, व्हेन 4 क्या बोलता है, व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग कमेंस्ड अंडर सेक्शंस under subsection 1 of the section 164, the magistrate find that a dispute is as regard an alleged right of the user of the land or the water, he may after recording his reasons continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1, and when in any proceeding commenced under subsection 1 the magistrate find that dispute should be dealt with under section 164, he may after recording his reasons continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1 of 164। देखो, सिंपल सी बात क्या बोल रखी है इसमें कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है 164 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग चल रही है, और जहाँ अगर मजिस्ट्रेट साहब को फाइंड आउट होता है कि जो भी डिस्प्यूट है, वो किसके रिगार्डिंग है, किसी लैंड और वाटर को यूज़ करने वाले जो भी यूज़र है, उसके राइट्स के रिगार्डिंग चल रहा है। तो वो अपने रीजन्स को रिकॉर्डिंग करके, अपने जो भी रीजन्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके, जो भी प्रोसीडिंग है, उसको कंटिन्यू करेंगे सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। जो ये सेक्शन दे रखा है, इसके जो भी सबसेक्शन 1 है, उसके जो ये सबसेक्शन 1 हमने जो पढ़ा था, इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी प्रोसीडिंग है। एंड व्हेन इन द प्रोसीडिंग कमेंस्ड अंडर सबसेक्शन 1, और जब 166 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, और मजिस्ट्रेट साहब को ये ऐसा फाइंड आउट होता है कि जो भी मैटर है ना, वो 164 के अकॉर्डिंग डील होना चाहिए। ठीक है? तो इसके रीजन्स भी रिकॉर्ड करने के बाद में वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद द प्रोसीडिंग, जो भी हमारा 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64 जो भी हमारा 164 के सबसेक्शन 1 में जो दे रखा है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसे प्रोसीड करेंगे। 2 सिचुएशन है, पहला बोल रखा है कि अगर मैटर हम डील कर रहे हैं, कमेंस चल रही है, प्रोसीडिंग कहाँ चल रही है हमारी, 164 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग चल रही है, और वहाँ ऐसी कोई मजिस्ट्रेट को फाइंड आउट होती है कि ये जो भी प्रोसीडिंग है, ये ऐसी है जहाँ हम किसी लैंड या वाटर के जो भी यूज़र है, उसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग डील की जाएगी, इसकी जो प्रोसीडिंग है, वो उसके रीजन्स रिकॉर्ड करने के बाद में सेक्शन 166 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे। और जहाँ मजिस्ट्रेट साहब 166 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग जब चल रही है, कमेंस्ड हो गई है, और वहाँ अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये जो मैटर है वो डील किया जाना चाहिए 164 के अकॉर्डिंग, ठीक है? 164 के अकॉर्डिंग उसको डील करना चाहिए, तो अपने रीजन्स को राइटिंग में रिकॉर्ड, जो भी रीजन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद में वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसकी प्रोसीडिंग को कहाँ, 164 के सबसेक्शन 1 के अंदर। ओके, ठीक है? देन हमारा आता है लास्ट 167, इसमें क्या बोल रखा है, लोकल इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, देखो इसमें बोल रखा है व्हेनेवर अ लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द 164 165 166 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मे डेप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक एन इंक्वायरी, ठीक है? किसको डेप्यूट कर देंगे? किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल देंगे इंक्वायरी करने के लिए। एंड मे फर्निश हिम विद सच रिटन इंस्ट्रक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस, जो भी रिटन इंस्ट्रक्शंस उसको फर्निश की जाएंगी, जो भी उसकी गाइडेंस के मतलब जो भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड मे डिक्लेयर बाय होम द होल और एनी पार्ट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द इंक्वायरी शैल बी पेड, और डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं इंक्वायरी के टाइम पे वो पे किए जाएंगे। ठीक है? देखो, द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डेप्यूटेड मे बी रीड एज एविडेंस इन द केसेस, ठीक है? जो भी रिपोर्ट है उनकी, उसको जो भी क्या किस तरीके से एज एविडेंस की तरह क्या किया जाएगा, उसको रीड किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सबसेक्शन 3 में क्या बोल रखा है? व्हेन एनी कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड बाय एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 164, 165, 166, द मजिस्ट्रेट पार्टी का डिसीजंस में डायरेक्ट बाय whom the such cost shall be paid, whether by the such party or by other party to the proceeding, and whether in the whole or the part to proportion, and such cost may be include any expenses incurred in respect of the witnesses, pleader fees, which the court may consider reasonable। देखो, इसमें सिर्फ पेमेंट की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। ठीक है? कोई भी पार्टीज हो सकती है, या फिर जो या तो एक पार्टी हो सकती है, या जो भी अदर पार्टीज हो सकती है प्रोसीडिंग की, जो भी पार्टीज है वो, या तो वो होल में पेमेंट कर सकती है, पार्ट कर सकती है, जो भी पोर्शन है उस तरीके से कर सकती है। ठीक है? और इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी विटनेस वगैरह के रिगार्डिंग है, जो प्लीडर की फीस वगैरह होगी, या जो भी कोर्ट को कंसीडर करते हैं रीजनेबल, वो सारी पेमेंट इसमें एक्सपेंसेस क्या किए जाएंगे, पे किए जाएंगे। ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, 167 तक जो भी पब्लिक न्यूसेंस के रिगार्डिंग जो भी चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो ये हमारी फाइनल बीएनएसएस का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी जो एपीओ के प्री के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस है उसमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।